हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का, फाइनली अब सभी ज़िलों में, उत्तराखंड राज्य के सभी ज़िलों में आप सभी को ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होते दिख गई होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शुरुआती दौर में इस भर्ती को केवल उत्तराखंड के 5 जनपदों में शुरू किया गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे सभी जनपदों के लिए आवेदनों को शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले बहुत से अभ्यर्थी बार-बार मैसेज कर पूछ रहे थे कि सर, अल्मोड़ा जनपद के लिए कब से आवेदन शुरू होंगे? तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि फाइनली अब अल्मोड़ा जनपद के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है 5 मार्च 2026 ही रहने वाली है। तो इससे पूर्व आप सभी को आवेदन कर देना है। और इन सभी को बताने से पूर्व आप सभी को मैं एक बार बता देता हूं कि 13 के 13 जनपदों में अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं, और साथ ही साथ सर्वाधिक जनपद वह जनपद कौन सा है कि जहां पर 1000 से अधिक आवेदकों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। तो शुरुआती में हमें बता देते हैं कि सबसे पहले अल्मोड़ा जनपद में अभी तक 528 लोगों ने आवेदन कर दिया है। और साथ ही साथ आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आवेदन करने के बाद यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ कि जनपदवार कितने लोगों ने आवेदन कर दिया है। बागेश्वर जनपद के लिए बार-बार मैसेज आ रहा था कि कब आएगी, तो आ चुकी है और 435 लोगों ने अभी तक इसमें भी आवेदन कर दिया है। अब जो आपका अगला जनपद रहने वाला है, वह रहने वाला है चमोली जनपद, जहाँ पर कि 888 लोगों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। और जब तक ये आप वीडियो देखेंगे तब तक ये आंकड़ा आपको 1000 प्लस भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो अगला जनपद है चंपावत, चंपावत में भी अभी तक केवल 288 लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है। अगला जनपद यहाँ पे रहने वाला है देहरादून। देहरादून में भी 288 लोगों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। हरिद्वार जनपद में 377 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें नैनीताल जनपद के लिए भी बार-बार यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कब वैकेंसी निकलेगी, तो 398 लोगों ने अभी तक रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। वहीं अगर मैं बात कहूँ 647 अभ्यर्थियों के द्वारा पौड़ी गढ़वाल जनपद से आवेदन कर दिया गया है। जिस जनपद में सर्वाधिक आवेदन हुए हैं अभी तक, वह रहने वाला है पिथौरागढ़ जनपद, जिसमें कि अभी तक 1083 लोगों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया गया है। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि अब उत्तराखंड में सभी ज़िलों में इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, तो और इसमें जब भी आपको समय मिलता है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो भी अब अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, उससे पूर्व वह अपना रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य समझें। यहीं पर अगर मैं बात कहूँ कि उत्तरकाशी जनपद में 1029 लोगों ने आवेदन कर दिया है, और रुद्रप्रयाग जनपद में 501 लोगों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया है। और वहीं अगर बात करें टिहरी गढ़वाल में 711 लोगों ने अभी तक आवेदन किया हुआ है। वहीं अगर उधम सिंह नगर में बात करें तो लगभग 300 प्लस लोगों ने यहाँ पर भी आवेदन कर दिया गया है। अब साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे-जैसे ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में आवेदकों के द्वारा इस भर्ती को लेकर बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। मैं जानता हूं कि प्रश्न उठना भी लाज़मी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बहुत से अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक-एक कर जितने भी मुझे अपने कमेंट में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट करे गए थे, उन सभी कमेंट्स को मैं एक-एक करके आपको उनका सॉल्यूशन देता हूं, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पहले-पहले मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है कि अभी तक 13 जनपदों में इस दिन की तिथि तक इतने आवेदन हो चुके हैं। और सबसे पहली बात, अब जो इस भर्ती को लेकर रहता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट है, और वो हर वीडियो में मुझे कमेंट करते हैं कि सर, संविदा नौकरी और आउटसोर्सिंग नौकरी में क्या फ़र्क होता है? क्या ये दोनों नौकरियाँ एक ही होती हैं? फिर से बता रहा हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि जो संविदा प्रकार की नौकरी है और आउटसोर्स जो जॉब है, क्या ये दोनों एक ही जॉब होती हैं? तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। साथियों, अगर सब पहले बात मैं अगर करूँ कि जो
आपकी जो आउटसोर्स नौकरियां होती हैं जो कि रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो आउटसोर्स जॉब्स हमारी होती हैं, इन जॉब्स को राज्य सरकार क्या करती है कि ठेकेदारों के अंदर इस भर्ती को करवाती है। यानी इसमें 3 चरण होते हैं। पहली जो हमारी सरकार होती है, उसके बाद क्या होता है कि सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है जिसमें कि यहाँ पर कंपनियों को बुलाती है, उनको ठेका देती है और ठेके के बाद आप सभी को वो ठेकेदार क्या करते हैं, आपको जॉब पर रखते हैं। उसे हम आउटसोर्स जॉब कहते हैं, जिसमें कि आप सभी को ये जॉब भी आपकी एक प्रकार की आउटसोर्स जॉब रहने वाली है। संविदा नौकरी क्या होती है कि इसमें केवल 2 चरण होते हैं, एक सरकार होती है और दूसरी उसमें क्या होता है, हमारे अभ्यर्थी होते हैं, जिसमें कि आपको अंशकालिक या बोल सकते हैं कि किसी की जगह पे या कुछ समय के लिए एक चरणबद्ध आपको वहाँ पर रखा जाता है, वो आपकी संविदा प्रकार की नौकरी होती है। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों ही जॉब्स मैं कहूँ अगर तो दोनों जॉब्स में से कोई भी परमानेंट जॉब नहीं होती हैं। जब तक आपकी आवश्यकता होती है तब तक के आपके लिए रखा जाता है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे आउटसोर्स जॉब होती हैं, एक अच्छा खासा लंबे समय के लिए आपको इसमें रखा जाता है और जब तक इसमें कोई भी आपका यहाँ पे कह सकता हूँ कि कंपनी के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है, तब तक के लिए आपको नहीं निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की या सॉल्यूशन देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, जो कि सभी अभ्यर्थियों के द्वारा बार-बार वीडियोज़ में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि क्या इन जॉब्स के लिए रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है? क्या हम बिना रोज़गार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए बिना इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब से ये वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रयाग पोर्टल पर और वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। तो क्या हो रहा है कि एक तो ऑलरेडी ये जो हमारी प्रयाग पोर्टल की जो वेबसाइट है, वो बहुत स्लो चलती है और स्लो चलने के कारण क्या हो रहा है कि अब जिन भी अभ्यर्थियों को आवेदन करना हो रहा है, वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन स्लो चलने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर परेशानी हो रही है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो क्या वो बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या हम इसके बिना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? यानी हम आवेदन कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन किए आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आप सभी को रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर आवेदन करना बहुत आवश्यक होता है। अब इस भर्ती को जो मैं बता रहा हूँ, इस भर्ती के लिए मैंने कम से कम आपको 3 माह पूर्व में नवंबर में पहली वीडियो इसमें डाली हुई थी कि इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज़ थी और जो-जो इसमें आवश्यक कदम होने वाले थे, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कदम यही था कि आप सभी का रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था। उस समय ही मैंने कहा था कि जिन भी अभ्यर्थियों को इसमें अप्लाई करना है, तो वे अभी से अपना रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि वेबसाइट स्लो होने के कारण बार-बार बग आता है, उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आपको फिर इसमें यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो यही अभी जा कर के हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूँ कि वेबसाइट स्लो चल रही है, लेकिन वेबसाइट तो चल ही रही है, तभी तो इतने लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। तो आप करते रहिए आवेदन, यानी रजिस्ट्रेशन कभी ना कभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आवेदन कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, वो सबसे पहला आपका लगने वाला है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो होता है आपका सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, वो लगेगा और स्थायी प्रमाण पत्र आपका इसमें लगता है। ठीक हो गया साथियों। और उसके बाद आपका इसमें एक नंबर लगता है और इसमें एक आधार कार्ड का नंबर भी आपका लगता है, जिसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल जो मुझे एक अभ्यर्थी के द्वारा पूछा गया था कि क्या हम अन्य ज़िले, यानी कि हम मान लीजिए देहरादून में रहते हैं और हमारा जो स्थायी प्रमाण पत्र है वो अल्मोड़ा जनपद से बना हुआ है, तो क्या मैं देहरादून जनपद के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ से आपने स्थायी प्रमाण पत्र, यानी जिसे हम कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रखा है, उसी जनपद के लिए आप आवेदन कर पाएँगे, अगले जनपद के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएँगे। अगर आपका आवेदन हो भी जाता है, तो भविष्य में जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उस समय आपका जो आवेदन है या आपका जो फॉर्म है, उसे
यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी आप वहाँ से सीधे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि आपको जो क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा बार-बार ये पूछा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन कहीं पर 5 दिखा रहा है, कहीं पर 8 दिखा रहा है और 9वीं का रिज़ल्ट भी इसमें हो लग जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों को बार-बार ये पूछना है कि क्या क्वालिफ़िकेशन 5वीं पास है या न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन 5वीं पास है या 8वीं पास है या 10वीं पास है? क्या हमारे पास 10वीं का रिज़ल्ट है, 9वीं का नहीं है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का 10वीं मतलब रिज़ल्ट के अनुसार भी आवेदन हो गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमें अभी तक जानकारी मिल रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो आप जब सबमिट कर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि कक्षा 9 से नीचे, तो यानी आप 9वीं का रिज़ल्ट भी लगा सकते हैं। 8वीं का रिज़ल्ट नहीं है तो 9वीं का रिज़ल्ट भी अगर रहेगा तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि कुछ पदों के लिए यहाँ पर 5वीं पास भी माँगा गया है, जो कि मेनली आपका जो रहने वाला है स्वीपर के लिए रहने वाला है। यानी मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपके पास 5वीं पास का रिज़ल्ट है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि वहाँ पे क्या होने वाला है कि जो 8वीं पास जिसके पास होगा उसको वरीयता वहाँ पे मिलेगी, ठीक है? 3 प्रश्नों का आपके मैंने यहाँ पे जो हमारे 4 प्रश्न थे, उनके जवाब मैंने आप सभी को यहाँ पे दे दिए हैं। अब जो हमारे अगले प्रश्न रहने वाले हैं, ये प्रश्न भी हर वीडियो में मुझे नीचे देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा जो है 8वीं का रिज़ल्ट है, वो खो गया है और रिज़ल्ट खोने के बाद क्या हमें ये दोबारा मिल सकता है? तो मैंने इससे पूर्व भी एक वीडियो डाल रखी है, उसमें साफ-साफ आप सभी को बता रखा है कि आपका अगर रिज़ल्ट खो गया है, तो आप जिस स्कूल से आपने 8वीं पास की है, आपका सारा वहाँ पे जो आपका डिटेल्स वहाँ पे फिल रहती है, आप वहाँ से जाकर के दोबारा से अपना रिज़ल्ट निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिज़ल्ट निकालने के लिए क्या करना होगा कि स्कूल्स में जाइए, वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा अपना रिज़ल्ट निकालिए और उसके बाद आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। वहीं सबसे बड़ी बात कि कितने अभ्यर्थियों के द्वारा क्या हुआ है कि आवेदन करते समय अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा भरी गई है। अब उसको वे एडिट करना चाहते हैं। यानी अपनी हायर एजुकेशन में वो एडिट कर उसको 8वीं करना चाहते हैं। तो क्या अगर वे एडिट करके उसे 8वीं पास कर देते हैं और उन्होंने कर रखा है यहाँ पर ग्रेजुएशन, तो आने वाली भर्तियों में क्या इसका कोई उन्हें नुकसान होगा? तो इस चीज़ को भी मैं बार-बार बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसमें एडिट कर दिया तो बार-बार आप हर भर्ती के हिसाब से इसमें एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपने एडिट कर दिया और उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जिन्हें भी एडिट करना है तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा बता रखा है कि आप कैसे रोज़गार प्रयाग पोर्टल पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और जितनी भी डिटेल्स हैं उसे किस प्रकार से एडिट कर पाएँगे। चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट करेक्शन करना हो या कोई भी आपको करेक्शन करना है तो वो किस प्रकार से आप कर पाएँगे, उसे भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। साथ ही साथ अब यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से आगे बढ़ने वाली है। तो एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूँ कि जिस कंपनी को यहाँ पे टेंडर मिला हुआ है इस भर्ती को करवाने का, उसने अभी तक ऐसे कोई भी ऑफ़िशियली यहाँ पर नोटिस नहीं निकाला है कि इस भर्ती को हम किस प्रकार से कंडक्ट कराने वाले हैं या किस प्रकार से हम इसमें आप सभी को जॉब देंगे। क्योंकि देख पा रहा हूँ मैं कि जो हमारे यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, जो आवेदक हैं, लगभग यहाँ पर बहुत से मतलब 10 मैं बता रहा हूँ अभी तक कि लगभग-लगभग पदों के अनुसार यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लगभग यहाँ पर आवेदन करने वाले हैं। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर 200 पद हैं, तो लगभग-लगभग 2000 से 2500 लोगों ने यहाँ पर आवेदन करना ही करना है, जिस प्रकार से इसमें आवेदन बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि इसमें जिस कंपनी को यहाँ पर टेंडर मिला हुआ है, अब देखना होगा कि वो किस प्रकार से इसे करवाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका मैं कहूँ कि मेरिट के हिसाब से होगा तो मेरिट का हिसाब भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें मांगा गया है 8वीं पास, तो वो किस प्रकार से इस भर्ती को 8वीं पास के हिसाब से एक मेरिट बना सकती है। साथ ही साथ इसमें जब मैंने जो न्यूज़पेपर में जो यहाँ पर बार-बार इस विज्ञप्ति के बारे में खबर आ रही है, तो उसमें साफ-साफ कहा जा रहा है कि जो है स्थानीय लोगों को इसमें वरीयता मिलने वाली है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें जो यहाँ पे जॉब मिलेगी क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके आस-पास कोई विद्यालय है, उस विद्यालय या कार्यालय
है, तो उसके आस-पास अगर आपने आवेदन किया हुआ है, तो सबसे पहले जो है स्थानीय जो वहाँ पर लोग होंगे, उन्हें ही उसमें वरीयता मिलेगी। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर भी आप बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जो कैटेगरी वाइज़ है, उसमें क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो आपकी आयु सीमा है, उसमें भी आपको छूट मिली हुई है, तो उसमें कैटेगरी वाइज़ भी आपका अलग-अलग तरीके से इसमें आपको यहाँ पर चुना जा सकता है। जैसे कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें ऐज क्राइटेरिया भी मिलेगा, यानी ऐज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। मान लीजिए कि आपकी आयु 18 वर्ष है, एक अभ्यर्थी ने जिसने आवेदन कर रखा है 18 वर्ष है और दूसरा अभ्यर्थी जो है जिसकी उम्र 30 वर्ष है। तो मुझे लगता है कि साफ-साफ यहाँ पे जो 30 वर्ष की आयु वाला अभ्यर्थी है या आवेदक है, उसे ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है साथियों? और इसमें क्या-क्या आपको कार्य करना होता है परिचारक, चौकीदार और स्वच्छक में, ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, जो कि आप सिंपली समझ सकते हैं कि चौकीदार का कार्य चौकीदारी करना होता है विद्यालय में, और साथ ही साथ जो स्वीपर है उसमें साफ-सफाई, और जो आपका हमारा यहाँ पर परिचारक होता है, वो उसमें आपका जो फ़ाइलों का जो हमारा आगे बढ़ाना या ऑफ़िशियली जो वर्क होते हैं, फ़ाइल से रिलेटेड वो कार्य उसमें करना होता है। इस चीज़ को भी मैंने उस चीज़ में बताया हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों को ये भी कहना है कि क्या 10वीं का रिज़ल्ट लग सकता है? तो इसके बारे में भी मैंने पहले बता दिया है कि 10वीं का रिज़ल्ट लगाने से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। यदि आपने 10वीं पास की है, इसका अर्थ यही तो होता है कि आपने 8वीं पास की होगी, तभी तो आप 10वीं में गए होंगे। तो यानी अगर आपका कितने अभ्यर्थियों का ऐसा भी हो गया है कि 10वीं के हिसाब से अप्लाई हो गया फॉर्म, तो वे डर रहे हैं कि बाद में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आप सभी को बता दूँ, इसमें आगे चल के आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आवेदन कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आपका आवेदन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है मैंने, 8वीं के रिज़ल्ट के बारे में बता दिया है, करेक्शन कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया है, और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी, इस चीज़ को भी आपको मैंने बता दिया है। अब कुछ आवेदकों का ये भी प्रश्न है, जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को मुझे बताना चाहिए, जो रहने वाला है स्थायी प्रमाण पत्र को लेकर, जिसे हम कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सर हमारे पास जो स्थायी प्रमाण पत्र है वह हैंड रिटन, मतलब जो पहले से, क्योंकि उस समय डिजिटल तो बनता नहीं था, उस समय हाथ से लिखा, जो टाइप कर हाथ से लिखा और उसमें साइन होते थे, वो वाला प्रमाण पत्र है। तो क्या हमें आगे चल के कोई परेशानी होगी? तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र कोई भी हो, या हैंड रिटन वाला हो या हमारा जो ऑनलाइन माध्यम से निकाला गया हो, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्थायी प्रमाण पत्र आपका वो भी चल जाएगा। वहीं एक बात और पूछी जा रही है कि सेवा योजन कार्यालय में आप किस प्रकार से पंजीकरण कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी दे दीजिए। तो मैं साथियों इस चीज़ को आज से बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि जो सेवा योजन कार्यालय, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको बनाना होता है, उसके लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर पाएँगे। आपको क्या करना है कि आपके आस-पास जो भी सीएससी सेंटर है, वहाँ जाकर के आपने अप्लाई करना है, और सीएससी सेंटर में जाकर के जो आप अप्लाई करेंगे, तो आपको लगभग 1 से 2 दिन के भीतर में आपको ये सर्टिफ़िकेट देखने के लिए मिल जाएगा। जिसके बाद आपको उसमें एक नंबर रहता है, जिसे आप एंटर करके रोज़गार प्रयाग पोर्टल पे अपनी आईडी बना सकते हैं। लेकिन आप सभी को पहले ही बता रहा हूँ कि आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट बना होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट से भी मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट है उसकी एक वैलिडेशन होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि उसकी एक समय सीमा होती है, लगभग 3 से 4 या 5 वर्ष के लिए बनता है, 4 वर्ष के लिए बनता है। तो उसके बाद आपको उसको रिन्यू कराना होता है। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने पहले बना रखा है, जिसके बाद उसी से इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है। तो अब इस अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा वो तो एक्सपायर हो चुका है, तो हम क्या इसमें दोबारा से इसमें एडिट करके दोबारा इसमें हम एडिट कर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूँ, जी हाँ, आप अपना पहले जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट है उसे रिन्यू करवाइए, और उसके बाद जो उसका नया नंबर आता है, आपको मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से आप प्रोफ़ाइल में जा कर के प्रत्येक चीज़ों में आप एडिट करके उसके नंबर को एडिट भी कर सकते हैं, और आप उसे एडिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है तो वो आपका नहीं चलेगा। इस चीज़ को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और
एक बात बहुत इंटरेस्टिंग भी मुझे लग रही है, क्योंकि एक अभ्यर्थी के द्वारा ये पूछा गया था कि सर इसमें जो हमारा आयु सीमा है वो किस प्रकार से निर्धारित होगी, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि जो इसमें आयु सीमा है वो आपका रहने वाली है 18 से 42 वर्ष, प्लस इसमें आप सभी को जो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलने वाला है। तो आय सीमा किस तिथि से निर्धारित होगी? तो इस चीज़ को आपको बता दूँ कि जिस तिथि से आप सभी के फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, उस तिथि को आपको न्यूनतम 18 वर्ष हो जाने चाहिए। और न्यूनतम के बाद बोलूँ अगर, कि 18 वर्ष होने के बाद और अधिकतम 42 वर्ष से ऊपर आपको नहीं होने चाहिए 3 फरवरी को। उस दिन से आपकी ये एज काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। और ये चीज़ तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ये प्रश्न है कि अन्य ज़िलों के आवेदन कब से शुरू होंगे। तो फाइनली अब सभी ज़िलों के आवेदन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और आप तसल्लीपूर्वक आराम से, ऐसा नहीं कि कोई आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और ये आपके सामने रही कुछ बेसिक जानकारी उत्तराखंड ग्रुप डी शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकली। जितने भी हमारे पद हैं उनके लिए ये बेसिक जानकारी है कि आवेदन जो आपके शुरू हो चुके हैं वो हो चुके हैं आपके 3 फरवरी से, और 5 मार्च 2026 के बीच में आपके आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रहेगी। वेतन आपका 15,000 रुपये प्रति माह रहेगा। और ये जो जॉब है ये एक प्रकार की आपकी आउटसोर्स जॉब है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइवेट ही जॉब मान के चलिए आप, ये रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि एक अभ्यर्थी ये भी पूछ रहा था कि जो वेतन बताया गया है 15,000 रुपये है, तो हमको कितना मिलेगा? तो इसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपको कितना मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें फॉर्म में दिखाया जा रहा है या आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट में डाला गया है कि 15,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आपको 15,000 रुपये ही प्रति माह इसमें वेतन दिया जाएगा। और आगे इसमें आपको कौन-कौन से इसमें आपको सुविधाएँ मिलेंगी, इसके बारे में कोई ऑफ़िशियली बात नहीं कही गई है। तो जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसमें भर्तियाँ होंगी, तभी जाकर के इसमें आगे कहीं बात कर पाएँगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। और साथ ही साथ जो इसमें हमारे कुछ अन्य जो जानकारियाँ हैं, जैसे कि लगता है मुझे कि मैंने सारी बता दी हैं। जैसे इसमें आयु सीमा के बारे में बता दिया है, वेतन के बारे में बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बता दिया है, ऐज काउंट को बता के जो आपकी ऐज काउंटिंग होगी वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में बता दिया है। और जो आपकी जॉब ये संविदा और आउटसोर्स प्रकार में क्या आपका डिफ़रेंस होता है उसके बारे में बता दिया है। अगर मुझे आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है और इसमें कुछ जानकारी आपके काम की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। देवभूमि एग्ज़ाम हब।